स्वागत है बच्चों। क्लास 7 बिहार बोर्ड सोशल साइंस में ज्योग्राफी की पाठ्य पुस्तक हमारा पर्यावरण, इसमें अध्याय तीसरा है हमारी बदलती पृथ्वी। चलिए इसके सारे क्वेश्चन आंसर करते हैं इस वीडियो में। पहला सवाल है, प्लेटें क्यों घूमती हैं? इसका उत्तर हम यहाँ से करेंगे। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। जो पृथ्वी का सबसे बाहरी आवरण है स्थल मंडल, वो कई प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। यानी यहाँ से आपको शुरू करना है, स्थल मंडलीय प्लेट करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। फिर यहाँ से ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती हैं। घूमने का कारण क्या है? देखिए, ये प्रत्येक वर्ष कुछ मिलीमीटर लगभग। अब कारण यहाँ से है, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। जो मैग्मा में गति होती है, जिसके वजह से ये प्लेटें भी घूमने लगती हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है, जिससे कि प्लेटें भी घूमने लगती हैं। यहाँ तक इसका आंसर हो गया। जिस प्रकार यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक गेंद है, उसको रंग दिया गया है। यहाँ पे इसको गर्म करते हैं, तो जैसे जैसे देखिए जो पानी है ऊपर उठ रहा है, तो ये गेंद भी ऊपर उठ रही है, ठीक। गर्म पानी के साथ ये गेंद भी ऊपर उठ रही है और ठंडे पानी के साथ ये बैठ जा रही है। देखिए, ये ऐसे बल लगाती है तो प्लेट इस तरीके से घूमती है। आपका उत्तर आप पूरा यहाँ तक कर लेना है, ठीक है, जैसे मैंने बताया। देखिए दूसरा सवाल है, बहिर्जनिक और अंतर्जनित बल क्या है? उत्तर हम यहाँ से करेंगे। देखिए, पृथ्वी की गति को उस बलों के आधार पर विभाजित किया गया है, ठीक है। गति को हम कैसे बांटते हैं? बलों के आधार पर बांटते हैं, जिसके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है, पृथ्वी के अंदर घटित होता है, उसको बोलते हैं अंतर्जनित बल, एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। एवं जो बल पृथ्वी के सतह पर, ऊपरी सतह पर घटित होता है, यानी अंदर ना होकर ऊपर घटित होता है, उसे बहिर्जनिक बल बोलते हैं, एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं। यहाँ तक इसका आंसर हो गया। देखिए, गतियाँ इस बल के कारण ही जुम्मार होती हैं, अंतर्जनित बल के कारण ये सारी घटनाएं होती हैं, और बहिर्जनिक बल के कारण ये सारी घटनाएं होती हैं। तो आपका उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से पूरे लिखते हुए यहाँ तक कर लेना है। दोनों इसमें शामिल हो गए। अगला है ग नंबर, अपरदन क्या है? देखिए, अपरदन मतलब होता है कट जाना। बारिश के कारण, हवा के कारण, ठीक, तो मिट्टी अपने स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान कट जाती है, ठीक है। बारिश हो गया, जैसे बारिश का पानी होता है, बाढ़ के कारण मृदा अपरदन होता है। तो अपरदन क्या होता है? उत्तर हम यहाँ से करेंगे, पृथ्वी की सतह पर यानी ऊपरी भाग पर शैलों के टूटने के अवक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को ही अपरदन बोलते हैं, ठीक है। तो किसके क्षय के? भूदृश्य पर, यानी जमीन के टूटना फूटना, वो कैसे होता है? वो पवन द्वारा होता है, हिम द्वारा होता है, विभिन्न घटकों के कारण होता है, तो उसको अपरदन हम बोलते हैं, ठीक है। तो वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। यानी आपको यहाँ तक कर लेने हैं। अगला सवाल है, देखिए, बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है? उत्तर हम यहाँ से करेंगे, कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। परिणाम स्वरूप, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्र, जो किनारे वाले क्षेत्र है, उस पर बाढ़ आ जाता है। जाहिर सी बात है, जब नदी पे पानी ज़्यादा होगा तो चारों तरफ फैल जाएगा, जो निकट वाले क्षेत्र उससे पानी भर जाएगा, इसको हम बाढ़ बोलते हैं। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है, यानी काटती है, जमा करती है। ऐसी मिट्टी पर पदार्थों के अवसाद बोलते हैं, जिसे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। जैसे कि नदी आई, अपने साथ जो अवक्षेप है, मिट्टी के कण वो लेकर आती है, तो एक तरफ जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? बाढ़कृत मैदान ये काफ़ी उपजाऊ भी होते हैं, जलोढ़ मिट्टी से बने होते हैं। ये पूरा आपका आंसर हो गया। अगला सवाल है, बालू टिब्बा क्या है? देखिए, जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में हवा के बहने से कुछ रेत ऐसे टीले ऊंचे ऊंचे बन जाते हैं, इसको बोलते हैं बालू टिब्बा। यहाँ से करेंगे, पवन चलने पर मरुस्थलीय भाग में ऐसे लिखना है, मरुस्थलीय रेगिस्तान में
रेगिस्तान में पवन चलने पर वह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाती है। जब रेत का बहाव रुक जाता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ियाँ बनती है। इसको बालू टिब्बा बोलते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं छोटी छोटी पहाड़ियाँ बन चुकी हैं, इसी को तो ही बोलते हैं बालू टिब्बा। उत्तर समझ में आ गया। अगला सवाल है समुद्री पुलीन का निर्माण कैसे होता है। उत्तर हम यहाँ से करेंगे। समुद्री तरंगे देखिए समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलीन का निर्माण करती है। ठीक, देखिए समुद्र की लहरें और धाराएं जो होती हैं, ज्वार भाटे हो गए, तटों पे जो रेत कंकड़ और तलछट यानी अवसाद वो जमा वो सारे हो जाते हैं। ठीक है, लहरों और हवाओं समुद्र के मलबे किनारों पर लाती हैं। इससे क्या होता है, एक विशेष प्रकार का पुलीन बन जाता है। ठीक है, जमा हो जाता है अवसाद, उसको बोलते हैं समुद्री पुलीन। बस हो गया इसका आंसर। अगला है चाप झील क्या है। उत्तर यहाँ से करेंगे। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, कोई भी मैदानी भाग वहाँ पे प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। ठीक है, जैसे ये देखिए पूरा मैदानी भाग है, बाढ़ का मैदान है, तो ऐसे ऐसे वो बहने लगती है। नदी के बड़े जो मोड़ होते हैं इसको विसर्ग बोलते हैं। देखिए ये काफ़ी बड़ा है, यहाँ से ऐसे मोड़ है, इसको बोलते हैं विसर्ग, इस लंबे वाले को। ठीक है, इसके बाद विसर्गों के किनारों पर लगातार अपरदन का निक्षेपण शुरू हो जाता है। इनके जो किनारे होते हैं ये पार्ट है। ठीक है, देखिए ये कट गया है ऐसे ऐसे, देखिए ये भी कट गया है। ठीक है, तो क्या होता है, निक्षेपण होता है तो विसर्ग लूप के सिरे के निकट आ जाते हैं, ऐसे इन दोनों के गैप हो देख पा रहे हैं। ठीक, तो आ जाते हैं तो समय के साथ विसर्ग लूप नदी के से कट जाते हैं और एक अलग झील बनती है जिसको चाप झील बोलते हैं। यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से ये बन चुकी है, इसको बोलते हैं चाप झील। समझ में आ गया, बस यहाँ तक हो गया इसका आंसर। सही विकल्प का चयन करना है दूसरे में। पहला है इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। देखिए समुद्री तरंग में क्या होता है, किनारे भी होते हैं, अवसाद होता है, पुलीन भी होते हैं, लेकिन ये सैल मतलब होता है चट्टान, ये विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला ख में है हिम नदी यानी बर्फ़ वाली नदी के निक्षेपण विशेषता है। क्या विशेषता है, ये रहा हिमनद, देखिए सफ़ेद सफ़ेद ये बर्फ़ है, तो इसकी विशेषता होती है हिमनद, इसको हिमोड इसको बोलते हैं। ये हो जाएगा इसका तीसरा। ग पार्ट में है पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण जो अचानक गतियां होती हैं, कौन सी घटना होती है। तो आकस्मिक गति में चलिए देख लेते हैं। पृथ्वी की गतियां, अंतर्जनित बल, आकस्मिक बल, देखिए भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये सारे होते हैं। ज्वालामुखी शामिल है, तो चलिए हम मिला लेते हैं। तो ये हो गया आपका ज्वालामुखी। घ में छत्रक सैल पाई जाती है। रेगिस्तान क्षेत्रों में पवन चलने से बालू जो है एक बालू का पहाड़ बन जाता है। ठीक है, उसको छत्रक सैल बोलते हैं। कहाँ पाई जाती है, तो ये रेगिस्तान क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला है चाप झील कहाँ पाई जाती है। चाप झील यहाँ पाई जाती है। किन स्थानों में पाई जाती है चाप झील, देखिए ये पूरा क्या है, बाढ़ का मैदान है, तो ये नदियों में पाई जाती है चाप झील। ठीक है, नदी द्वारा निर्मित, हम इसका दूसरा लगाएंगे नदी घाटी। इसके बाद देखिए तीसरा हम मिलान करेंगे। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाएं। यहाँ पे समझिए 3 3 6, यहाँ पे कितने हैं 3 3 6, 2 ज़्यादा है। हिम नद यानी बर्फ़ की नदी, तो ये बर्फ़ की नदी हो गई, ये तो आसान है। तीसरा विसर्प, विसर्प कहाँ बनता है, विसर्प नदियों द्वारा बनाया जाता है, नदी घाटी में विसर्प बनते हैं। पुलीन, पुलीन क्या होता है, देखिए समुद्र तट से जो अवसाद जमा होते हैं उसको समुद्री पुलीन बोलते हैं, ये समुद्र से संबंधित है। तो ये हमारा हो गया समुद्र तट। ठीक है, किनारे। बालू टिब्बा, बालू टिब्बा जो रेगिस्तान से है, हवाएं बहती हैं तो बालू का पहाड़ बन जाता है, बालू टिब्बा। जलप्रपात, जलप्रपात देखिए कठोर जो सैल होते हैं वहाँ से पानी गिरता है तो जलप्रपात का निर्माण होता है। देखिए ये कठोर सैल है ऊपर, ठीक है, ये नहीं फूटता, तो यहाँ से जो पानी गिरता है तो वो बनता है जलप्रपात। तो आइए मिलाते हैं तो जलप्रपात का हो जाएगा आपका कठोर सैल। ठीक है, कठोर सैल हो गया।
भूकंप है, भूकंप कैसे होता है, पृथ्वी का कंपन ही तो होता है भूकंप। इस तरीके से हमने इसको मिला लिया। 4 नंबर सवाल है, कारण बताना है। कुछ सेल छत्रक के आकार के होते हैं। देखिए सेल मतलब होता है चट्टान, यानी छाते के आकार के होते हैं। कैसे? इस तरीके से हो जाते हैं, ठीक है। यानी नीचे वाला जो पार्ट होता है वो वायु के अपवर्तन के कारण ये अपवर्तित हो जाता है और इस तरीके से बन जाते हैं। इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे। देखिए कारण में, रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है। रेगिस्तान में आप छत्रक सेल के आकार के सेल देख सकते हैं, जिन्हें समांतर छत्रक सेल कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग के अपेक्षा निचली भाग के आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सेल के आधार संकीर्ण और शीर्ष विस्तृत होते हैं। इसका कारण हो गया, आंसर हो गया आपका। अगला सवाल है, बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। बाढ़कृत जो मैदान है ये उपजाऊ होते हैं। जो नदियां हैं महीन मिट्टी और निक्षेपण करती हैं, यानी कई प्रकार की मिट्टी लाती हैं। इसका आंसर हम करेंगे, इन अवसादों या मलबों में काफ़ी प्रचुर मात्रा में ह्यूमस होती है, जो बाढ़कृत मैदान को अधिक उपजाऊ बना देती है। ग नंबर सवाल है, समुद्री गुफा स्टेक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कारण बताना है। इसका कारण हम यहाँ से करेंगे, समुद्री तरंगें लगातार सेलों से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है, जिसको समुद्री गुफा बोलते हैं। जैसे ये रहा, ठीक है, देखिए ये वाला। इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर केवल छत ही बचती है और तटीय मेहराव बनते हैं। ऐसे ये छत, ठीक, लगातार अपरदन छत को तोड़ देती है, केवल दीवारें बचती हैं इस तरीके से, और ये आखिरी बन जाता है स्टैक। ठीक है, दीवारी जैसी आकृति को स्टैक बोलते हैं। देखिए अलग हो गया ऐसे, तो यहाँ तक कर लेना है, पूरा कारण हो गया। घ नंबर सवाल है, भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं। कारण बताना है क्यों। उत्तर आपको ऐसे करने हैं, 2 कारण हैं। भूकंप के दौरान पृथ्वी की सतह पर काफ़ी कंपन होती है, इससे मकान और इमारतें हिलने लगती हैं और गिर जाती है। दूसरा, अधिकांश इमारतें भूकंपरोधी नहीं होती। ये 2 कारण हो गए। अगला सवाल देखिए हमारा 5वां। 5 नंबर में देखिए, यह नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, इन्हें पहचानना है और बताना है कि ये अपरदन या निक्षेपण अथवा दोनों का परिणाम है। ये किस चीज़ का है? जलप्रपात है। तो जलप्रपात कैसे बनता है, इसका पहले हम नाम लिख लेते हैं, जलप्रपात। ठीक है, जलप्रपात हो गया। कैसे बनता है? तो ये अपरदन के कारण बनता है। यहाँ पे हम लिखेंगे अपरदन। देखिए यहाँ पे भूमि का अपरदन होता है, जिससे बनता है जलप्रपात। अगला देखिए, ये जो आकृति है ऐसे सांप नुमा, इसको बोलते हैं नदी विसर्प। नदी यहाँ पे सर्प, यानी सांप जैसी आकृति। नदी विसर्प अपरदन का भी परिणाम है और निक्षेपण का भी परिणाम है। ये दोनों हो जाएगा, अपरदन प्लस निक्षेपण। ये आपको दोनों लिख लेना है। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, अपरदन और निक्षेपण। अगला है देखिए, ये बाढ़ मैदान है जो नदियों द्वारा लाई मिट्टी से बनाया जाता है, काफ़ी उपजाऊ है। यहाँ आप लिखेंगे मैदान। तो ये बनता है निक्षेपण द्वारा, जो नदियाँ हुमस और मिट्टी लाती है, जिससे निर्माण होता है बाढ़ का निर्माण। ठीक है, बाढ़ मैदान का निर्माण यहाँ पे देख सकते हैं, निक्षेपण द्वारा बाढ़कृत मैदान। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 6 नंबर में पहेली दी गई है। हम देखिए यहाँ पे हमें भरना है, अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करके इसको भरना है। सबसे पहले बाएं से दाएं, यानी ऐसे हम देखेंगे, बाएं से दाहिने तरफ इसमें, और इसको ऊपर से नीचे ऐसे देखेंगे। आइए इसको भरते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे है नदी के लूप जैसा मोड़, ये दूसरा है। दूसरे में हमें ऐसे हमें देखना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, यानी बाएं से दाएं। तो नदी के लूप जैसा मोड़ उसको बोलते हैं मेंडर, यानी विसर्प। सांप जैसी आकृति ऐसे होती है ना, ये हो गया, ठीक। मेंडर आपको लिखना है वहाँ पे। 4 पार्ट देखिए, चौथा है जल का ठोस रूप। जल का ठोस रूप क्या होता है? बर्फ ही तो होता है। देखिए आइस, ऐसे हमें देखना है, ठीक है, बाएं से दाएं, आइस हो गया यानी बर्फ़। इसके बाद 7वां हिम का चलना। हिम मतलब बर्फ़। 7वां कहाँ है? देखिए हम इसको भर लेंगे ग्लेशियर, हिम का चलना, ठीक, ग्लेशियर आप देखे होंगे। इसके बाद देखिए 9 नंबर है जल का ऊंचाई से गिरना, इसको बोलते हैं वाटरफॉल, झरना।
9 नंबर में वाटरफॉल आपको भर लेने हैं। 9 के बाद है देखिए 11, समुद्री तरंग द्वारा दुर्लभ शैल से बनाई गई प्राकृतिक गुफा। तो इसको हम बोलते हैं देखिए कैव, यानी गुफा ही इसको बोलते हैं, CAVE। इसके बाद 12, नदी का तटबंध। नदी का तटबंध लैब, इस मतलब तटबंध ही होगा 12 नंबर में। 13, समुद्री जल का विशाल भंडार, इसको समुद्र बोलेंगे, SEA मतलब समुद्र हो गया। इसके बाद देखिए 14, 15, 16, यहाँ पे है आपका 14 डिज़र्ट मरुस्थल, 15 और ये हो गया 16, आपको देख लेने हैं। अब ऊपर से नीचे देखिए, पहला, जल की सतह पर पवन द्वारा जल का उठना एवं गिरना। तो पहला हम भरेंगे ऊपर से नीचे। कहाँ है पहला आपका, देखिए ये रहा, वेव यानी तरंग। समुद्र में लहरें ऐसे उठती है ना, ऊपर नीचे, तरंग लहरें इसको बोलते हैं, वेव हो गया, ठीक है। इसी तरीके से देखिए। तीसरा है चैनल में जल का बहाव। तीसरा कहाँ है आपका, देखिए तीसरा है आपका चैनल में जल का बहाव। ये रहा, RIVER, रिवर आपको भर लेने हैं ऐसे, ठीक है। इसके बाद देखिए 6, 8, 10, 13, 14, ये आपको पूरा देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया 6 नंबर, इसके बाद है आपका 10 नंबर। तो ऐसे आपको पूरा देख लेना है, मिला लेना है। तो समाप्त होता है सेशन हमारा। धन्यवाद।